दिखाई दे रही होगी। ओके, ठीक है। सबका ध्यान किताब में हो। आज का अपना चौथा पाठ है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने ये पाठ लिखा है। सबका ध्यान अब किताब में हो। मैं थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ इनका, जयशंकर जी प्रसाद का। और अगर किसी के पास में रफ कॉपी है तो रफ कॉपी में भी लिख ले थोड़ी सी, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठा करो पास में। तो पहले जयशंकर जी प्रसाद का परिचय देख लेते हैं। इनका परिचय किस प्रकार से रहा है। आज के पाठ के लेखक हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, साथ साथ में आप लिख लीजिएगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। लिख लेना साथ साथ में। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। स्थान वाराणसी, यूपी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी, यूपी। पूछूंगा प्रश्न, ध्यान रख लेना अंत में। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, यूपी में हुआ था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 30 जनवरी 1889, मृत्यु 15 नवंबर 1937। तो इनकी लगभग आयु कितनी रही होगी? तो इनकी आयु रही होगी 48। निकाल करके देखते हैं तो इनकी आयु आती है 48 वर्ष। ठीक है। और इन्होंने अपनी कर्म भूमि वाराणसी को ही बनाया था। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और कविताएं लिखी, जिनमें से प्रमुख हम देख लेते हैं इनके। देखें तो सबसे पहले आती है चित्राधार। इनकी रचना लिख लेना आप। पहली है चित्राधार, दूसरी इनकी है कामायनी। पहली चित्राधार, दूसरी है कामायनी। कामायनी। तीसरी आप लिख सकते हैं आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, तितली और कंकाल। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। तो इतना परिचय आपको अगर पेपर में पूछे तो आप लिख सकते हैं। चलिए, क्योंकि 10वीं बोर्ड है और जितना आप लिखेंगे और जितना अलग लिखेंगे सबसे, उतने ही आपके नंबर हैं। चलिए देख लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी, यूपी में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध क्विंस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु विकट परिस्थिति के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद यानी कि हिंदी साहित्य में अलग अलग वाद हुए हैं, इनमें छायावाद के इनको प्रवर्तक माना जाता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध एवं कविताएं आदि सभी की रचना की है। इनकी कामायनी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। मैंने इनकी रचनाएं बताई थी, तो जो कामायनी रचना है इनकी, वो छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके लिए इन्हें मंगल प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको मंगल प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। किस रचना के लिए? कामायनी रचना के लिए। देश के गौरव का गान तथा देशवासियों की राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। देश के गौरव का ज्ञान करवाना यानी कि हमें अपने देश पर गर्व करने का ज्ञान करवाने के लिए, और देशवासियों की राष्ट्र की गरिमा का ज्ञान करवाने के लिए जो इनकी काव्य की विशेषता थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भी भरा हुआ था। इनकी रचनाओं में श्रृंगार था और करुणा का रस भी सुंदर प्रयोग मिलता है। इनकी मृत्यु मैंने बताई थी आपको 15 नवंबर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 नवंबर
1937 को इनकी मृत्यु हुई थी 48 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। आज के पाठ में अपन क्या पढ़ेंगे? तो आज का पाठ अपना है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य यानी कि खुद की कहानी, खुद का वर्णन, खुद की जीवनी। जैसे आत्मकथा होती है, आत्मकथा का वर्णन खुद की कहानी, खुद की जीवनी होती है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथ्य लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपने आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहते थे। आत्मकथा भी कह सकते हैं अपन। इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी इस काव्य की रचना की है। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके या बोल करके भी पूछ सकते हैं तुरंत ही। तो अपने जीवन में जो जो उन्होंने अनुभव किया था, उन अनुभवों का वर्णन इसमें कवि प्रयोग करेगा। उनके अनुसार इस संसार, यह संसार क्या है? नश्वर है। सभी को पता है कि यह संसार नश्वर है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। कभी न कभी इसका अंत जरूर होगा, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूट कर गिर जाता है। आज अभी बालक हैं, युवावस्था में आएंगे, युवावस्था में के बाद प्रौढ़ावस्था में आएंगे, प्रौढ़ावस्था के बाद में वृद्धावस्था में आएंगे, और वृद्धावस्था के बाद में अपने जीवन का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो प्रत्येक जीवन एक न एक दिन, कोई भी जीवन है वो एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूट करके गिर जाता है। और उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ और अभाव को दिखाया है। व्यक्ति भागता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसको निश्चित है कि एक दिन इसका अंत होना है। कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है। फिर चाहे वो चोट प्रेमिका से मिली हो, प्रेमिका का न मिलना हो, या फिर मित्रों द्वारा धोखा खाना हो। यानी कि चोट, यानी कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को न किसी प्रकार से चोट हुई है। चाहे उसको व्यापार में हो, चाहे उसको किसी प्रेमिका के माध्यम से, चाहे उसके किसी घरवाले के माध्यम से, चाहे मित्रों के माध्यम से, या किसी और प्रकार से। प्रत्येक व्यक्ति को दिल में या किसी दिमाग में किसी न किसी प्रकार का धोखा या चोट अवश्य है। उनके अनुसार कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाही वाही करेंगे। यानी कि उनका कहना था कि मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण से लोग क्या करेंगे, मेरी आत्मकथा को सुन करके, मेरी आत्मकथा को देख करके मेरी क्या करेंगे? वाही वाही करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, उनकी मजाक उड़ाएंगे। उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे कि हमने इनको आत्मलेखा लिखने के लिए कहा था, अब लोग तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और खुद को दोषी मानेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता और दुर्लभता से भरा हुआ है। उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है। उनके अनुसार उनके जीवन रूपी गगरी खाली रही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक और कवि की सादगी का पता चलता है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी महानता प्रकट होती है। महानता कैसे प्रकट होती है? कि इतने महान कार्य करने के बाद भी वे अपने आप को क्या समझ रहे हैं? साधारण समझ रहे हैं। इतनी महान रचनाएं करने के बाद भी वे अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी क्या बता रहे हैं? यहाँ उनकी महानता को प्रकट किया जा रहा है। और दूसरी ओर कवि की क्या बताई जा रही है? कवि की सादगी बताई जा रही है। तो क्या ये परिचय आपको समझ में आया? एक बार बता दीजिए परिचय, फिर पाठ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लास में प्रत्युत्तर देते रहिया करो, प्रश्न पूछते रहा करो। फिर क्लास क्या है, किस प्रकार से बोरिंग लगती है ना, तो आप प्रश्न पूछ लिया करो तुरंत ही। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में या फिर बोल करके प्रश्न पूछ लिया करो। चलिए शुरू करते हैं अपन। कविता का सार आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पाठ पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं सीधा पद ही निकाल लेता हूँ। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी। तो मधुप का अर्थ मैंने बताया था, किस पाठ में बताया था? पहले पाठ में बताया था। तो मधुप का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? एक बार मोहित बोलना। भंवरा। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है सबकी? ठीक है।
हाँ, मधुप का अर्थ होता है भंवरा या बोरा या मन रूपी भंवरा कह सकते हैं। मन में जो अपने विचार आते हैं वो। मधुप गुनगुना कर कह जाता और कहानी ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो देखिए, यह यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी। अपना मन है, उस मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि अपनी जीवन गाथा को कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। यानी कि इस पद में कवि ने अपने मन को क्या बताया है, मधुप बताया है, भंवरा बताया, और भंवरा बता करके कवि कह रहा है कि यह भंवरा गुनगुना करके पता नहीं क्या कहानी कहना चाह रहा है, और यह नहीं समझ पा रहा है, यह अपने आसपास में गिरती हुई पत्तियों को देख करके यह इस जीवन की नश्वरता को नहीं समझ पा रहा है। यह पत्तियां हैं जो गिर करके इस जीवन की नश्वरता का संदेश दे रही है कि यह जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह जीवन अपना शाश्वत नहीं है, यह नश्वर है। यह कभी न कभी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इस जीवन का अंत निश्चित है। अगला पद यह कह रहा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो अनंत का अर्थ क्या होता है जेतल? जेतल आज आई नहीं है। मनीषा, अनंत का अर्थ क्या होता है? अनीता ने बताया अंतहीन। शाबाश। यानी कि जिसको जेतल जिसको गिन ना सके, ठीक है। अगणित होता है वो, जिसको गिन नहीं सकते उसको कहते हैं अगणित, और जिसका अंत नहीं होता है उसको कहते हैं अनंत। तो देखिए, अनंत, जिस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो अनंत का अर्थ है अंतहीन या जिसका अंत न हो। नीलिमा का अर्थ क्या होता है? नीले आकाश का विस्तार। असंख्य का अर्थ क्या होता है? अनगिनित। जीवन इतिहास, जीवन का जो इतिहास है वही ये लोग करते रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन का अर्थ क्या होता है? खराब ढंग से निंदा करना, और उपहास का अर्थ होता है मजाक। तो इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोग ने अपने जीवन की इतिहास लिखा है। यानी कि आकाश फैला हुआ है, इस आकाश में असंख्य लोगों ने अपने जीवन का क्या लिखा है? इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि ऐसा प्रतीत करता रहता है या ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि मानो स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का क्या करेगा? मजाक उड़ाएगा, और लोग उसने पढ़ करके उन पर खूब हंसेंगे और अपने मित्रों को भी क्या मानेंगे? दोषी मानेंगे। मित्र खुद को क्या मानेंगे? दोषी मानेंगे। तो कवि कहना चाह रहा है कि इस जीवन में आपने देखा होगा कि जीवन में कितने लोगों ने अपने जीवन को इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए समर्पित किया है, और उनका इतिहास आज हमारे लिए क्या हो चुका है? अमर हो चुका है। तो कवि अपना इतिहास लिख करके उनके इतिहास को कम नहीं करना चाहता है। जो उनका इतिहास है उनको कम नहीं करना चाहता है, और उनका इतिहास है जो सर्वश्रेष्ठ है, देश की सीमा के लिए शहीद होने वाला इतिहास उन्होंने बताया था। तो कवि कहना चाह रहा है कि मैं अपना इतिहास लिख करके खुद की बेइज्जती नहीं करवा सकता, मैं खुद का उपवास नहीं उड़ा सकता। तो इस पद के माध्यम से कवि अपने इतिहास, अपना जीवन लिखने के लिए, अपनी आत्मकथा लिखने के लिए खुद का मजाक नहीं उड़ाना चाहता है, क्योंकि लोग उसके इतिहास को पढ़ करके, लोग उसकी जीवनी को पढ़ करके क्या करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कवि कहना चाह रहा है कि मैं अपना इतिहास न लिखूं तो ही ठीक है। अगला पद क्या है? तभी भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति। दुर्बलता का क्या अर्थ होता है? कमजोरी। तभी तो कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी कि अपनी कमजोरी बता देता हूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। गागर का अर्थ क्या होता है? गागर का अर्थ होता है अपना मटका, या हम कह सकते हैं गड़ा। और रीति का अर्थ क्या होता है? खाली। कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है। कवि अपने मित्रों से प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों बाध्य हो जाता है? क्या तुम
भी यही चाहते हो कि मैं अपनी जीवनी की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, कि मैं अपने जीवन में जो जो मेरी कमजोरियां रही है उन कमजोरियों को मैं लिख दूं इसमें, या जिन्हें पढ़ करके तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ, यानी कि मेरे जीवन में जो खाली गगरी है, यानी जो खाली गड़ा है मेरे जीवन की, जो खाली मटकी है, उस मटकी को देख करके तुम भी क्या उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ। तभी भी कहते हो क्या डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी कि तुम कहते हो तो मैं अपनी सारी दुर्बलता लिख डालूं, मैं अपनी सारी कमजोरी लिख डालूं। तुम सुनकर पाओगे, यानी कि तुम सुनकर, जिसको तुम सुन करके सुख पाओगे, जिसको तुम सुन लोगे और सुन करके क्या पाओगे, सुख पाओगे। तो मैं अपनी पूरी की पूरी खाली गगरी है जो यहाँ पर लिख डाली हूँ। तो कवि इस प्रकार से अपने जीवन के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करते हुए कहता है। तो अगले पद में देखिए क्या है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। अगले पद में क्या है कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़ करके मेरे जीवन की गहरी खाली देख करके कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्हें ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। तो कवि क्या कह रहा है अपने मित्रों को, कहीं तुम ऐसा न समझ लो कि तुमने ही मेरे जीवन की गगरी को खाली किया है, यानी कि मेरे मुझे आत्मकथा लिखाने के बाद में तुम अपने आप को इसका दोषी मत समझ लेना, तुम अपने आप को इसका दोषी मत मान लेना कि मैंने ही क्या किया, तुमने ही क्या किया, मेरी गगरी को खाली किया या मेरे ज्ञान को लूटा है। गागर का अर्थ होता है अंजलि घड़ा, या हम कह सकते हैं मटकी। ठीक है ना, ठीक है अंजलि, ओके। चलिए ये निकल जाए, उसके बाद में देखते हैं अगला पद। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना और को दिखाऊं मैं। अगले पद में कवि क्या कह रहा है, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ होता है छलना, या एक तरह का उपहास का यह विषय है। किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो उस मजाक का यह विषय है विडंबना, या कह सकते हैं कि उसकी यही प्रकार की एक तरह की क्या है, विडंबना है, प्रकृति की देन है। अगला, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी ही प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रवंचना का अर्थ क्या होता है, प्रवंचना का अर्थ हम कह सकते हैं इसको धोखा, किसी को धोखा देते हैं ना, तो हम प्रवंचना का अर्थ है धोखा। तो इस पद में क्या कह रहा है कि कवि का तात्पर्य है कि उनका स्वभाव बहुत ही क्या है, सरल है, वह बहुत ही सीधे साधे, या हम कह सकते हैं एक गाय के समान है। गाय यानी कि गाय एकदम शुद्ध होती है, भोली गाय होती है। उसी प्रकार से ये कवि कह रहा है कि वह सीधे साधे सरल हैं। कोई व्यक्ति एकदम साधारण सरल होता है तो सामान्य बोलचाल में अपने मारवाड़ी में कि वो तो गाय की तरह है, गाय है, यानी किसी को परेशान नहीं करता है। तो कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है, जिनसे उनके कष्ट सहन पड़ा, परंतु उनके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पर कोई मलाल नहीं आया, कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, और वे अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना ही वे अपनी भूलें बताना चाहते हैं, और ना ही वे छल कपट गिनाना चाहते हैं कि कितना उनके साथ में छल हुआ, कितना उनके साथ में कपट हुआ, और उन्होंने कितने दुख सहने पड़े। कवि इस पद में कवि अपने साथ हुए धोखों को, अपने साथ में जो कष्ट से हैं उस कष्ट को अपनी आत्मकथा में लिखना नहीं चाहता है, और ना ही वह अपने कष्टों को सबके सामने गिनाना चाहता है। ठीक है, अगला पद कह रहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं में, मधुर चांदनी रातों की अरे खिला खिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। अगले पद में कवि अपने जीवन की उज्जवल गाथाओं के बारे में बात कर रहा है। उज्जवल गाथा का अर्थ क्या होता है कि जो सुंदर कहानियां होती है, जो जीवन की सुंदर स्मृतियां होती हैं, उन सुंदर स्मृतियों की बात कर रहा है। आपके जीवन में भी कई सुंदर स्मृतियां आई होगी, तो इसी प्रकार से उज्जवल गाथा कैसे गाऊं में, मधुर चांदनी रातों की अरे खिला खिला कर हंसते
होने वाली उन बातों की, यानी कि जो बातें कभी पुरानी स्मृतियां याद भी आ जाती हैं हमें, तो हम अपनी उन स्मृतियों को देख करके मन ही मन क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, अपने आप अकेले बैठे बैठे ही खिलखिलाने लग जाते हैं। तो कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। कवि कहना चाहता है कि जो उस वो रातों के हसीन लम्हे जो उन रातों के साथ अपने प्रेमिका के साथ अपने प्रेयसी के साथ बैठ करके बिताए थे, उनके साथ में हंसकर की गई वो मीठी बातें थी, वो मीठी बातें उनके निजी अनुभव हैं, और वे अपने अनुभव किसी के साथ में कैसे सुनाएं, वे अपने लोगों को अपने निजी अनुभव क्यों बताएं। तो कवि इस प्रकार से अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है, और क्या कह रहा है कि वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिख करके लोगों को सुनाई। ये तो उनके जीवन की पूंजी है, यही तो उनके जीवन की संपत्ति है, जिनको याद करके वह प्रसन्न रहता है, और इससे सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है, किसी दूसरे को उनके जीवन की स्मृति को जानने का कोई अधिकार नहीं है। अगला पद देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अगले पद में कवि क्या कह रहा है, मिला वह मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न में देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यहाँ पर मुस्कुरा कर के भी हो सकता है ना। तो मुस्किया कर का अर्थ क्या होता है, मुस्किया कर यानी कि मुस्कुरा कर। देखिए अब कवि क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, सपने में सोच रहा है। जीवन भर ने जीवन सुखों की कल्पना की, और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता है, यानी कि जैसे कभी सपने देख रहा था और सपने में ही क्या होता है कि कभी कभी उसकी जब नींद टूटती है तो वह वापस जागता है, सपना टूटता है तो वह जागता है। उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला, वह जो सपने में जो सुख देखा है वह सुख उनको कभी भी नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैला करके अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुरा कर क्या हो गई थी, भाग गई थी। कवि इसमें बात कर रहा है अपने प्रेमिका की, जब वो सपने में अपनी प्रेमिका को देखता है, प्रेमिका यानी कि जो अपनी प्रसन्नता अपने सुखों को देखता है, तो सुखों को देखते ही क्या होता है कि जब वह जागता है तो उसकी आलिंगन का मतलब होता है कि गले लगाना, हम कह सकते हैं उनको, ठीक है ना, एक दूसरे को गले लगाना। जब वह अपनी बाहें को फैला करके अपनी प्रेमिका को आलिंगन करना चाहता है, उनको गले लगाना चाहता है, तो उसकी क्या होती है कि उसकी नींद टूट जाती है, और नींद टूट जाती है, प्रेमिका मुस्कुरा करके क्या हो जाती है, सपने में भाग जाती है। इस प्रकार से इस पाठ में कवि अपने जीवन की व्यर्थ की व्यथा को प्रकट कर रहा है। अगला पद देखिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर साया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। अरुण का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर साया में, अरुण का अर्थ क्या होता है। यस, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, ना ही किसी का जवाब आया। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, अनीता ने बताया है लाल, खुशबू ने बताया सूरज, दोनों का ही सही है। लेकिन इस पद में जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यहां पर अरुण का अर्थ है, ठीक है, अरुण का अर्थ है लाल, कपोलों का अर्थ है गाल, ठीक है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण का अर्थ यहाँ पर लाल है, और अरुण का मतलब सूर्य भी होता है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी का अर्थ होता है प्रेम करने वाली, उषा का अर्थ होता है भोर, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। यानी कि कवि अपनी प्रेमिका अपनी प्रेयसी की सुंदरता का यहाँ पर बखान करता हुआ कहता है कि मेरी प्रेमिका के गाल इतने लाल लाल थे कि जो सुबह सुबह सूर्य की जो उषा होती है, जो लालिमा होती है, वह लालिमा मेरी प्रेमिका से क्या करती थी, उधार लेती थी। तो इस प्रकार से अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान इस पद में किया गया है। अगला पद क्या कहता है
उसकी स्मृति पाथे ही बनी, थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी पंथा की। स्मृतियां क्या होती है? स्मृतियां होती है यादें, जीवन की जो यादें हैं, यादों की स्मृतियां। पाथे यानी कि संबल या सहारा। पाथे का अर्थ क्या होता है? संबल या सहारा। पंथा का अर्थ होता है राह, रास्ता, या हम कह सकते हैं मार्ग। जीवन की उधेड़ कर देखो मेरी क्यों मेरी कंथा की। यहाँ पर कंथा का अर्थ क्या होता है? कंथा का अर्थ होता है अंतर्मन। अंतर्मन यानी अपने मन के भीतर, या हम कह सकते हैं दूसरी इसका दूसरा नाम कंथा यानी कि गूदड़ी। इस प्रकार से अपने सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पल, जो हसीन पल थे, उन हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी ये यादें ही हैं। तो क्या तुम मेरी इन यादों को देखना चाहते हो? किसको कह रहा है? अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि क्या तुम मेरी इन यादों को देखना चाहते हो, और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़ करके मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुदेरना चाहते हो। यानी कि जो मैं यादें भूल चुका हूँ, जीवन को उधेड़ कर, यानी कि जो मेरी यादें हैं जीवन को उधेड़ कर देखोगे, यानी कि जो मैं यादें भूल चुका हूँ उन यादों को उधेड़ करके तुम वापस देखोगे, उनको मेरे गाँवों को कुरेद करके तुम उनको वापस देखना चाहते हो, और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। जो मेरे यादों की चादर है, जैसे मैंने कंथा कहा ना, कंथा कंथा का क्या, तुम मेरे अंतर मन को या मेरी गूदड़ी को, यहाँ पर मैंने गूदड़ी नाम लिया। गूदड़ी मतलब कि उस गूदड़ी के धागों को तुम निकाल निकाल करके एक एक धागे को अलग कर देना चाहते हो, या मेरी चादर को तुम तार तार करना चाहते हो। तो इस प्रकार से कवि अपने पुरानी स्मृतियों को, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी स्मृतियों को जान करके, मेरे दुखों को जान करके तुम उनको कुरेदना चाहते हो, मेरे गाँवों को वापस कुरेदना चाहते हो, उन पर क्या तुम नमक मिर्च छिड़कना चाहते हो? इस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहता है। अगला पद क्या कहता है? छोटे से जीवन की, छोटे से जीवन की कैसे कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इस पद में कवि क्या कहना चाहता है? किताब में कितने पद आ रखे हैं? किताब है किसी के पास में? यस, किताब किस किस के पास में है? ईशांत के पास नहीं है। एक बार बता दीजिए। यस है। प्रभात, एक बार किताब में देखिए कितने पद हैं। प्रभात बताइए। 11। लास्ट पद कौन सा है? चलिए, छोटे से जीवन को कि कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अब कवि यहाँ पर यह कह रहा है कि मैं अपनी महानता का पता कैसे चलेगा मुझे? उनके अनुसार जीवन बहुत सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं, अपने आप को सामान्य मनुष्य, छोटा मनुष्य मानते हैं, और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे खुद को बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सके। उनका जीवन ये बता रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि अपने आप को वह साधारण मनुष्य समझते हैं, इसलिए वह चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने आप को चुप रहना ही अच्छा समझता हूँ, और दूसरों की गाथाओं को सुनना ही मैं क्या करूं, अच्छा रहे। आगे कवि क्या कहता है? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा को, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मौन व्यथा को। तो कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है? मौन का अर्थ यहाँ पर चुप्पी है या न बोलना। पर इसमें कवि कहता है
कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुन करके भला क्या करोगे? उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया है जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। यानी कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो जो दुख आए थे उन दुखों को मैं भूल चुका हूँ। अपने अचेतन मन में मैंने उन दुखों को क्या कर दिया है, डाल दिया है। अब मैं उन दुखों को वापस नहीं निकालना चाहता, मैं उन दुखों को वापस नहीं लिखना चाहता। तो इस प्रकार से कवि अपने दुखों को, अपनी इच्छा को, अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए कह रहा है। तो पाठ आपको समझ में आया? अगर किसी के समझ में नहीं आया कोई पद तो वापस पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन प्रश्न उत्तर करते हैं। कोई भी पद समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकते हैं। और शब्दार्थ मैंने सारे बता दिए। पेन और पेंसिल भी साथ में लेकर के बैठते तो लिख भी सकते थे। चलिए प्रश्न उत्तर कर लें। हाँ ठीक है, तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं आप सभी। फिर प्रश्न भी पूछूंगा, सभी ध्यान रखें। पहला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो ईशांत प्रभात बताइए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? महाकवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मन में ये सोच लिया था कि मैंने अपने जीवन में कोई विशेष कार्य, कोई महान कार्य नहीं किया है, तो मेरे लिखने से क्या लाभ है। इससे तो उल्टा लोग मेरे ऊपर ही हंसेंगे और मेरे जो मित्र हैं वो खुद को ही मेरे दुखों का कारण समझेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है आपकी। अगला प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है कि अभी तो समय नहीं हुआ है आत्मकथा सुनाने का? तो कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी समय नहीं हुआ है? तो देखिए कि इस प्रश्न में कवि यह कहना चाहता है कि उन्हें लगता है कि अभी उनके पास में इतना अनुभव नहीं आया है और अभी वह जिंदगी के उस मुकाम पर भी नहीं पहुंचे। यानी कि कवि अपने आप को क्या समझ रहे हैं, सामान्य समझ रहे हैं। जो लोग उनकी आत्मकथा सुन करके कुछ सीख पाएंगे, अभी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं हुआ है। कवि फिलहाल अपने सुख दुख की यादों को अपने दिल में दबा कर रखना चाहता है। यानी कि कवि सोच रहा है कि जो उनमें सुख की स्मृतियां थी उन सुख की स्मृतियों को, और जो दुख था उन दुखों को अपने दिल में सजो कर रखना चाहता है, दबा करके रखना चाहता है। वो उन्हें सारे जमाने के सामने उजागर नहीं करना चाहता है। वो मानते थे कि आत्मकथा तब लिखनी या सुनानी चाहिए जब हमने कोई उपलब्धि हासिल की है, जिससे लोग देख करके, जिसे लोग सुन करके प्रेरित हो सके, उन्हें कुछ प्रेरणा मिल सके और वो भी इसके प्रकार से कर सके कुछ कार्य। कवि के अनुसार अभी उन्हें काफी कुछ सीखना और जानना है, इसलिए कहते हैं कि अभी अपनी कहानी यानी आत्मकथा लिखने का या कहने का सही समय नहीं हुआ है। कवि अपने आप को सामान्य मान रहे हैं और कवि सोच रहे हैं कि मैंने तो अभी जीवन में कोई इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं की है, इसलिए मैं क्यों अपनी आत्मकथा लिखूं जिससे लोग क्या प्रेरणा ले सकें। अगला प्रश्न ये कहता है कि स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है? तो कवि अपने गुजरे कल से काफी परेशान और निराश हैं। उनकी हालत किसी थके हुए पथिक यानी यात्री की तरह हो गई है, जिसके मन से आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है। अब कवि अपनी मीठी यादों को ही जीवन के सफर का साथी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो स्मृति को पाथे यानी अपना हमस पर बनाना चाहते हैं। अगला पद है, भाव स्पष्ट कीजिए। सर, इस आत्मकथा को लिखने के समय कवि की उम्र क्या थी? अ, आपका प्रश्न भी सही है प्रभात। अब ये कवि उस समय हो सकता है कवि अपने युवावस्था में हो, ठीक है ना। युवावस्था की बात, 48 वर्ष तक तो उन्होंने अपने जीवन को देखा था, जीवन में मृत्यु हुई थी 48 वर्ष में। तो हो सकता है ये कवि की युवावस्था की ही बातें हो। ओके, क्योंकि मैं बताऊं आपको
ये जो जयशंकर जी प्रसाद जी थे, इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में थोड़ा सा इसके परिचय देख लेते हैं, यानी कि बता देता हूँ मैं आपको, पर बाद में प्रश्न पूछ लिया है तो। क्योंकि जयशंकर जी प्रसाद जी थे, तो इनके जो पिता की मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ था कि इनके गृह क्लेश प्रारंभ हो गया था। गृह क्लेश यानी कि फिर घर की जिम्मेदारी, वो सारी समस्याएं, तो ये इनके गृह क्लेश प्रारंभ हो गया था। और इनका पिता का ये व्यवसाय था, वो व्यापारी थे, और इनके सुंगनी सऊ नाम से ये क्या जाने जाते थे। सुंगनी सब यानी कि ये एक व्यापारियों का परिवार था, और वैभव भी इनके पास में बहुत बहुत था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि ऋण के बार में ये क्या हो गए, दब गए थे। और पिता की मृत्यु के बाद में 2-3 सालों के बाद में इनकी माता का भी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अब क्या हुआ था कि जब ये 17 वर्ष की आयु में के हुए थे, तो इनके एक भाई थे जिनका नाम शंभू रतन था, ठीक है ना। वो शंभू रतन का भी क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो पूरे के पूरे परिवार का उत्तरदायित्व तो इन पर आ गया था। और इस प्रकार से ये पूरे जीवन की पीड़ाओं को सहते हुए इन्होंने अपनी ये आत्मकथा लिखी है। और इन आत्मकथाओं में वह कवि अपनी बातों को यहाँ पर बताना चाहता है। और इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन की समाप्ति 48 वर्ष की आयु में, यानी कि 17 वर्ष तक तो इन्होंने दुखों को ही सहन किया था। और दुखों को सहन करने के बाद में हो सकता है ये इनके युवावस्था की ही बातें हो, यानी कि 21 से लेकर के और 35 वर्ष की आयु के बीच में ही इन्होंने ये बातें लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यह तो मैंने बता दिया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका को सपने में देखता है, और जैसे ही कवि उसमें आलिंगन करना चाहता है, तो आलिंगन करते ही वह क्या होती है कि उसकी प्रेमिका मुस्कुरा करके भाग जाती है। इस प्रकार से इस पद में हमने देखा था। फिर जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर साया में, अनुरागिनी उषा लेती है निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोलों का अर्थ बता ही दिया होगा, उसके लाल गाल, यानी कि अपनी प्रेमिका के लाल गालों की के बारे में कवि कहता है कि उसके जो लाल गाल हैं, अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन कवि इसमें करता है, और कहता है कि मेरी प्रेयसी के जो लाल गाल हैं, उन लाल गालों से सूर्य क्या करता है, अपनी लालिमा उधार लेता है ना। कवि अपनी प्रेमिका की इतनी ज्यादा सुंदरता बताता है कि खुद सुबह भी उन्हें देख करके प्रेम अनुराग से भर जाता था। देखिए, अगला पद कहता है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इस कथन में कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेमिका के साथ जो मधुर समय बिताया है, अब वो अतीत बन गया है। वे उन दिनों के एहसासों को सिर्फ महसूस कर सकता है, इसलिए उनके लिए किसी को इनके सुनहरे दिनों के बारे में बताना काफी मुश्किल होगा। वे कैसे उजली चांदनी रात में अपनी प्रेमिका के साथ प्यार भरी अटखेलियां करते थे, कैसे कवि और उनके प्रेमिका साथ ही खिलकर हंसते थे, खिलखिलाकर हंसते थे। इन्हें सब के बारे में वे सारी दुनिया को बताना बेहद मुश्किल और अनुचित समझते हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी अपनी प्रिय बातें, अपनी जो बातें होती है, पर्सनल बातें होती है, वो किसी को कम ही बताते हैं, है ना, छुपा के रखते हैं। तो कवि भी चाहता है कि वह भी अपनी इन बातों को न बताएं। फिर आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषता क्या है, तो देखिए, यह आत्मकथा कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। इसकी भाषा, कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के लगभग खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है। आगे क्या कह रहा है कि यह कविता छायावाद, हम्म, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इस कविता में पंथा, कंथा जैसे सुंदर सटीक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कविता में शब्दों को अच्छा सा तालमेल बना करके यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह कविता छायावादी शैली में लिखी गई है, और अलंकारों ने इनकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कविता में अलंकार इस प्रकार है, खिलखिलाकर, आते आते, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दो शब्द बार बार आए हैं। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुराग उषा में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से अगला प्रश्न ये कहता है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसका उत्तर कौन बताएगा। यस, बताइए।
यस, कोई नहीं बता रहा है। ये चैट में क्या है? छाया वाली शैली का क्या मतलब है? चेतन ने पूछा है कि छाया वाली शैली का क्या मतलब है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य में क्या होता है, कविता धारा प्रवाहित हुई थी और उसमें छायावादी कविता के नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। और अगर छायावाद की काल अवधि माने, हम समयावधि माने कि ये छायावाद कहाँ से कहाँ तक था, तो ये समयावधि 1917 से लेकर के और 1936 के मध्य की ये बातें हैं। और इसी काल अवधि में छायावादी युग का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। छायावादी को जानने के लिए हमें क्या होना, हिंदी साहित्य में जाना पड़ेगा। और हिंदी साहित्य में इसमें क्या हुआ था कि प्रकृति से संबंधित और कुछ लोगों के विचारकों या समालोचकों के क्या थे, एक मत नहीं थे। और इनमें सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं रामचंद्र जी शुक्ल नाम आता है, कवि रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने कहा था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्य के अर्थ में, छायावाद का अर्थ कवि रामचंद्र शुक्ल की भाषा में बता रहा हूँ कि छायावाद का अर्थ दो शब्दों में समझना चाहिए, दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, कोई कुछ न कुछ बात में रहस्य है, रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ संबंध काव्य वस्तु से होता है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को क्या करना चाहता है, प्रियतम को आलंबन बना करके अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। आगे बात समझ में कि कवि छायावाद का मतलब दो अर्थों में बताता है। और दो अर्थों में कौन कौन सा बताता है, तो पहला क्या बताता है, पहला अर्थ यह बताता है कि जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका को बना करके, रचना का मुख्य माध्यम बना करके अपनी भाव व्यक्ति, अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। और दूसरा अर्थ यह होता है कि इस शैली में लाक्षणिक प्रयोग और अप्रस्तुत विधान और अमूर्त उपमान, यानी कि जो अपने पास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उनको क्या करता है, अपनी चित्रमय भाषा शैली में यहाँ पर प्रयोग करता है। तो अपनी किसी भी प्रकार की, छायावाद का मतलब भी क्या है, काल कौन सा था इसका, तो काल 1917 से लेकर के 1937 के मध्य के था। ठीक है ना, 1917 से लेकर के 1936-37 के मध्य का था। और इसमें कवि क्या करता है, छायावाद की शैली में कवि क्या करता है कि अपने प्रियतम या प्रियतमा या प्रियसी, कोई भी हो सकता है, महिला बनाएगी तो प्रियतम के बारे में, है ना, तो अपने प्रियतम को माध्यम बना करके कवि क्या करता है, रचना करता है। तो जयशंकर प्रसाद ने भी अपने प्रियसी को माध्यम बना करके और यहाँ पर क्या की है, रचना की है। ठीक है जयतन। जयतन समझ में आया? ओके। इनका काल 1917 से लेकर के 1936 के मध्य का था। और इसके दो रूपों में होती है, छाया शैली दो रूपों में होती है। ये कौन बताता है, ये बताते हैं अपने रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको कि ये दो रूपों में होती है छाया शैली। एक तो ये है कि अपने प्रियतम को साक्ष्य मान करके और उनके प्रति आलिंगन के रूप में किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है कि अमूर्त रूप में, अमूर्त रूप में जो अपने पास में उपस्थित नहीं है, उस अमूर्त रूप को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी ने नहीं उत्तर दिया, मैं बता देता हूं कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया गया। तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे उन्होंने इस तरह बताया है कि जो कल्पना करते हैं, जो व्यक्ति कल्पना करते हैं, जो व्यक्ति कल्पना करते हैं, वे अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर कुछ प्यार भरे पलों को आनंद ले सकेंगे। वो उसके साथ बैठकर उसके कोमल होठों की लालिमा को जी भरकर देख पाएंगे। वे दोनों मधुर चांदनी रातों का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा कवि अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेकर के प्रेम सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। इस प्रकार से कवि जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त करना चाहता है, यानी कि जो कवि ने स्वप्न में देखा था, सपने में देखा था, उस स्वप्न को कवि ने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है। उस प्रकार से किस प्रकार से व्यक्त किया है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर कवि ने क्या है, की है। ठीक है, तो ये अपना पाठ था। अब सबको समझ में आया क्या, एक बार कमेंट में बता दीजिए।
यस सर प्रभात, ठीक है। अब देखो, समझ में तो आपके आ गया है, लेकिन जब मेरे प्रश्नों के उत्तर आप बोल करके देंगे तभी कुछ पता चलेगा, ठीक है। उस दिन जेरियाल ने कहा था कि आता सबको है लेकिन उत्तर कोई नहीं देना चाहता। तो जब तक आपके उत्तर नहीं आएंगे तब तक मैं तो यही मानूंगा कि आपके किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। बस कमेंट बॉक्स में आप हाँ 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 लिख देते हैं, और जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो आप वहाँ पर उत्तर नहीं देते हैं। तो अभी तक हमारे पास में 15 मिनट पड़े हैं, और मेरे प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत जवाब से देने हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर देने हैं। अब बताइए कि उत्तर देने के लिए कौन कौन तैयार है, उसके लिए बताइए कि हाँ हाँ समझ में तो आपके सब क्या है। उत्तर देने के लिए कौन कौन तैयार है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। खुशबू तैयार है, अनीता तैयार है, प्रभात तैयार है, चेतल तैयार है, मोहित तैयार है, लालचंद तैयार है, चंचल तैयार है। हाँ बाकी कहाँ गए अब? संदीप पंचायत भी तैयार है, मुरलीधर भी तैयार है। चलिए मोहित शर्मा भी तैयार हैं। ओके, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पाठ अच्छा था, सरल था, सामान्य था, और सबने रुचि लेकर के पढ़ा है। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि अरुण का अर्थ क्या होता है? इस पाठ में अरुण का अर्थ क्या है? लाल। लाल। कमेंट बॉक्स नहीं करेंगे, सीधा उत्तर देंगे। चंचल, पाठ में अरुण का अर्थ लाल है, ठीक है। चलिए, कवि ने मधुप किसे कहा है? भंवरे को। मन रूपी घोड़ा। ठीक है अनिता, भंवरे को। दोहरा। चलिए, मैं जिसका नाम लूँ वही उत्तर देगा। चंचल बोल करके उत्तर देना है। मुरझाकर गिर रही पत्तियों की कवि ने किस रूप में कल्पना की है? यह उत्तर देगा मोहित पंडित। मुरझाकर गिर, सोचिए, बाकी सब सोचिए, और कमेंट बॉक्स में बताया, हाथ खड़े कर दीजिए कि मैं दे सकता हूं। बाकी मोहित सोचेगा, इसका उत्तर देगा। मुरझाकर गिर रही पत्तियों की कवि ने किस रूप में कल्पना की है? जिसको उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी मोहित उत्तर सोचो। नहीं संदीप, गलत है। मुरझाकर कौन गिर जाता है? जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यस, जीवन की नश्वरता का प्रतीक है कि मुरझाकर गिर रही, ये जीवन की नश्वरता को बता रहा है। वेरी गुड, ठीक है। आप मोहित कहाँ इतनी देर ध्यान कहाँ था आपका, या कहीं और देख रहे थे? चलिए, व्यंग्य मलिन उपहास कौन करता रहता है? तो ये प्रश्न देता हूँ, व्यंग्य मलिन उपहास कौन करता रहता है? तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? सबका व्यंग्य मलिन उपहास करता है, प्रत्येक व्यक्ति। मैं कह सकता हूँ कि 1% को छोड़ दें तो 99% व्यक्ति हैं जो इस जीवन में व्यंग्य मलिन उपहास करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। उड़ाते हैं नहीं उड़ाते हैं? 99% व्यक्ति कहते हैं। 1% छोड़ दो, यानी जीवन में 1% व्यक्ति है जो किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बाकी 99% व्यक्ति एक दूसरे का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते रहते हैं, है ना। तो इस जीवन में संपूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को मजाक उड़ाने में व्यस्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे में कमी नजर आती है, खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे में क्या निकालता है? कमियां निकालता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और कमी या अभाव का वह बुरी तरह से क्या उड़ाता है? उसका है, जो कमी या बुराई है उसके अंतर्गत, वह उसका क्या करता है? और वह अपनी कमी कभी नहीं देखता, खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है, अपनी कमी को नहीं देखता है, और क्या करता है? दूसरे का मजाक उड़ाता है। अगला पद देखिए। मेरा प्रश्न यह है, इससे हैं
इसका उत्तर टीना देगी। ठीक है, इसका उत्तर टीना देगी। और प्रश्न यह है मेरा कि प्रस्तुत काव्यांश में किस युग की रचना है। ये अपना काव्यांश है और इस काव्यांश में किस युग की रचना की गई है। ऑप्शन दे देता हूं। टीना ही देगी इसका उत्तर। द्विवेदी युग की, भक्ति काल की, छायावाद की, बताइए उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन इसका होगा। उत्तर टीना को देना है, बाकी तो सर ने दे फर्स्ट। ठीक है, छायावाद है। ओके, अगला प्रश्न मेरा है। जगराम, ठीक है। कवि का जीवन कैसा है, या कवि को जीवन कैसा लगता है। जैतल बताइए बोल करके उत्तर, कवि को जीवन कैसा लगता है। प्रभात बताइए कवि को जीवन कैसा लगता है। सर्वप्रथम कवि को अपना जीवन नश्वर लगता है, उसके बाद वो ठीक है, अपने जीवन को सरल कहता है, तथा पूर्ण रूप से वो अपने जीवन को छोटा कहता है, क्योंकि उसकी एक पंक्ति में उसने लिखा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज क्यों। बिल्कुल सही बात है। साथ में कवि यह भी कहना चाहता है अपने जीवन को क्या मानता है कवि, एक स्वप्न मानता है। स्वप्न का मात्र क्या मानता है, छल्लावा मानता है, धोखा मानता है ना। कवि जैसे ही जागता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता है, तो केवल और केवल अपने जीवन को एक स्वप्न मानता है और स्वप्न का छल्लावा मानता है जो छोटा है और कम है। और अगला प्रश्न ये कहता है कि इसमें जीवन को उधेड़ कर देखने में कवि का क्या अभिप्राय है। कि इस पद में आपने पढ़ा, पाठ पढ़ा, और पाठ में कवि यह कह रहा है कि जीवन को उधेड़ कर देखने में क्या, कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है। जीवन को उधेड़ कर देखने में कवि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, यह बताएगा मोहित शर्मा। जीवन को उधेड़ कर देखने में, जीवन का मैंने आपको अर्थ भी बताया था। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये अपना मन है। जैसे ये अपना मन है, ये एक मन है, ठीक है ना। और मन के तीन भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग ये होता है, ये चेतन मन है, ठीक है। और ये अचेतन मन है। और ये जो बीच की परत है, इस परत को अर्धचेतन मन कहते हैं। अपने मन के तीन भाग हैं। जो चेतन मन है वो जागृत अवस्था में है। अचेतन मन है जो अपने मन की जो इच्छाएं होती है, दबी इच्छाएं होती है, जिनको हम पूर्ति नहीं कर सकते या जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, वो इच्छाएं धीरे धीरे किस में चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। और अर्धचेतन मन में वे इच्छाएं होती है, वे जानकारियां होती है जो क्या होती है, अर्धचेतन मन में होती है, जिनको हम याद करना चाहें तो तुरंत क्या आ जाती है, ये वापस चेतन मन में भी आ सकती है और अचेतन मन में भी जा सकती है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो क्या हो जाती है, अचेतन में चली जाती है, वो वापस बहुत ही कठिन परिस्थिति में बाद में वापस आती है। जबकि अर्धचेतन की बात क्या हो जाती है, याद आ जाती है। जैसे आप किसी गाँव गए और आपको फिर याद आया कि ये गाँव तो मैंने कहीं न कहीं देखा हुआ है, या ये बात मैंने कहीं न कहीं सुनी हुई है, वो अर्धचेतन की बातें होती हैं। और अचेतन की बातें वो होती है जो अपन जानबूझ करके किसी को भूलना चाहते हैं। और चेतन मन में जो होते हैं वो अपने सामने उपस्थित होती है, जो बात अपन जैसे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते अपन को कोई चीज़ वापस याद आ जाती है, वो चेतन मन की बातें होती हैं। तो इस प्रकार से जो अचेतन मन में चली जाती है, उनको वापस निकालने के लिए कवि ये अपनी बात को कह रहा है कि जो मेरी गूदड़ी है, मेरी चादर है, या मेरे जीवन की कथाएं हैं, मेरे जीवन की जो कथाएं हैं, मेरे जीवन की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को उधेड़ करके तुम उनको उधेड़ करके क्या करना चाहते हो। मेरे जीवन के जो दुख है, उन दुख को खोल करके, उनकी परत दर परत को खोल करके तुम क्या करना चाहते हो। जो मैं दुखों को भूल चुका हूँ, उनको भूलों को वापस ला करके तुम्हें क्या करना है, इस प्रकार से अपने मित्रों को कहना चाहता है कवि। इस प्रकार थकी सोई है मेरी मौन व्यथा,
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। पंक्ति क्या थी? एक पंक्ति थी, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बताइए कौन सा अलंकार है? थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अनुप्रास। मोहित, अनुप्रास कैसे होगा? हाँ वैसे तो हो सकता है, थोड़ा सा दो शब्द आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रभात सोचिए, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, थकी भी है सोई भी है। प्रभात सोचिए, दिमाग लगाइए, आ सकता है उत्तर। मानवीकरण अलंकार। बिल्कुल मानवीकरण अलंकार है। क्यों है? क्योंकि व्यथा थक भी गई है और सो भी गई है। व्यथा कभी थकती नहीं है, ना ही कभी सो सकती है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला पद देखिए। इस पाठ के लेखक कौन है? ईशांत बताएगा, इस पाठ के लेखक कौन है? ईशांत बताइए। ईशांत जयशंकर प्रसाद। ईशांत बोल करके उत्तर नहीं दे सकते थे? चलिए एक पंक्ति में लिख रहा हूं यहां पर, सबको दिखाई दे रहा होगा। बोल करके उत्तर देना है, प्रभात नहीं देगा, ममता उत्तर देगी। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इस पद में कौन सा अलंकार है? उत्तर बोल करके देना है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ सही बताइए, सही बताइए। उत्तर नहीं आता है तो बता दीजिए, 1 मिनट रुकने के बाद सभी उत्तर दे सकते हैं। देखो पहले मैं देखो, मधुप गुनगुना, गया गया आवर्ती, कह जाता कौन कहानी, कह क्या आवर्ती। तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार है? गुनगुना कर कह कौन कहानी। इसमें है अपने अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि इसमें गुनगुनाकर कौन कहानी में क्रम से गे के और है की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास अलंकार के अलग अलग भेद हैं, जिसमें वर्ग के अनुसार आता है, शब्द के अनुसार आता है, वर्गों के अनुसार आता है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार इसमें है। ठीक है, तो ये अपने थे पाठ। इस पाठ में हमने देखा कि हमने क्या क्या किया। आप भी इस प्रकार से एक कविता लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपनी जीवन के व्रतों के बारे में, अपने जीवन की स्मृतियों के बारे में। पाठ सबके समझ में आया? हाँ, चलिए आज अपना चौथा पाठ चल रहा है।
और चौथा पार्ट चल रहा है, और इस चौथे पार्ट यानी कि 3 पार्ट तक किस किसने कंप्लीट कर लिया है, ऐसे लिखना है, मैंने कर लिए हैं। 3 पार्ट किस किसने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रभात ने कर लिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड भैया। और कोई है? यस, केवल प्रभात एक ने किए हैं। अच्छा, जगराम ने भी कर लिए। हाँ, बहनों में से किसने कर लिया काम? आपने कर लिया जतल, बहुत बढ़िया है। तो जिसने होमवर्क पूरा कर लिया है, एक बार अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटो खींच करके तीसरे पार्ट की जरूर भेजेंगे, ठीक है। जिसने भी होमवर्क कर लिया है, अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटो जरूर भेजेंगे। आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तीसरे पार्ट की भेजेंगे, पहले दूसरे पार्ट की नहीं भेजेंगे, ठीक है। जिसने भी कर लिया है, तीसरे पार्ट की फोटो जरूर भेजनी है। जितेंद्र, आपको सुनाई दे रहा होगा, तीसरे पार्ट की फोटो आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके, मेरी तरफ से क्लास पूरी होती है, आप जा सकते हैं।